से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से अपना हिस्सा नहीं मांगी। सब लोग वेलकम बैक टू दूर की सोच ली थी, आज हम लोग मगर खेलने जा रहे हैं की फ्री सोच पर फायर। अनिका और रिया दोनों को हंसी आ रही थी। रिया ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए दादी माँ से कहा, दादी अब हम माँ, लोग क्या आप खेलने सच में चाहती हैं कि मैं आगे चलकर अपने फैन नानू से कभी कुछ ना मांगूं? अगर वो मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहे या कुछ भी देना चाहे तो मैं उनसे ना लूं? इससे पहले कि दादी माँ इस बात का कोई जवाब दे पाती, अनिका ने रिया को आंख दिखाते हुए कहा, तुमने सुना नहीं कि दादी माँ ने क्या कहा? इसका मुंडी कितना अगर बड़ा है उन्हें अच्छा गाइस। नहीं लगता कि तुम अपने नाना जी के पास से वो कुछ अभी लो, यार। तो मत लिया करो। हो सकता है कि दादी माँ को इस बात से बुरा लगे। गाइस एक बार फिर से अनिका की बात में हामी ऐसा भरते हुए देखो। दादी माँ कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उन्हें एक बात का एहसास हुआ। अनिका ने अभी अभी नाना जी कहकर पुकारा था फैन वन नानू। मोर दादी Now ने try. गहरी सोच में डूब गई। उसके बाद हैरानी से अनिका की ओर देखते हुए कहा, नाना जी, क्या इसका मतलब ये है कि फैन नानू ही करण गुलेरिया है? दादी माँ के मुंह से इस बार करण भगवान गुलेरिया का कुछ नाम अच्छा सुनते ही समझ गया। नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, हाँ बड़ी दादी, फैन नानू ही नानू है और नानू ही फैन नानू हरिया है। और कृष्ण अब आप जदर बताइए, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको प्रॉमिस करूं कि आज के बाद नानू से कभी कुछ नहीं लूंगी, तो ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि। इससे पहले कि रिया आगे कुछ कह पाती, दादी माँ ने अपनी छड़ी जोर से फ्लोर पर पटकते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं चाहिए मुझे। अरे वो तुम्हारे नाना जी हैं, वो तुम्हें जो देना चाहे दे सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम्हारे नाना जी प्यार से तुम्हें कोई तोहफा देना चाहें तो कभी मना मत करना, उनका दिल टूट सकता है। दादी माँ अपनी बात पर जिस तरह पलटी थी, वो देखकर नन्ही सी रिया जोर जोर से हंसने लगी। रिया की हंसी की आवाज अब दादी माँ से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दादी माँ ने फिर से अपनी छड़ी फ्लोर पर पटकी और वो कमरे से बाहर निकल गई। दादी माँ के ठीक पीछे पीछे अनिका भी कमरे से बाहर निकल गई। आगे चल रही दादी माँ ने छड़ी का सहारा लेकर आगे चलते हुए कहा, देखो, तुमने रिया को बहुत सर चढ़ा रखा है। दरअसल उस छोटी सी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। अगर माँ का ध्यान बच्चे की परवरिश पर ना हो तो बच्चे इसी तरह के हो जाते हैं। जरा देखो आर्यन की तरफ, रोहित ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो कितना मैनर्स वाला सुशील लड़का है। खैर, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं। तुम भी जिस वातावरण में पली बड़ी हो, उसके बाद तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मगर हाँ, इतना याद रखना, तुम्हारी लापरवाही मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें टाइम टेबल बनाना होगा। रोज सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करनी होगी, मगर तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। इसलिए मुझे खुद ही तुम पे नजर रखनी होगी। कल से मैं खुद ही तुम्हें एक्सरसाइज कराने आ जाया करूंगी। तैयार रहना। जितना ज्यादा सोओगी उतना ही शरीर ढीला पड़ता जाएगा। कमजोरी महसूस करने लगोगी एक दिन। अनिका चुपचाप दादी माँ की सारी बातें सुनती रही। इस बार अनिका को दादी माँ की कड़वी बातों पर भी काफी हंसी आ रही थी। अनिका को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद दादी माँ लीला के साथ विला से बाहर चली गईं। अपनी कार में बैठते हुए लीला ने दादी माँ से कहा, बड़ी मालकिन, मैं जानती हूँ कि आप जितनी सख्ती अनिका जी पर दिखा रही हैं, उतना ही आपका दिल उनके लिए नरम होता जा रहा है। भले ही आपकी जबान पर उनके लिए नफरत नजर आ रही हो, मगर मैं अच्छी तरह से देख पा रही हूँ कि आपके दिल में उनके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। लीला की बात सुनने के बाद दादी माँ के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। कार में बैठती हुई दादी माँ ने लीला से कहा, अब इस बुढ़ापे में मेरे पास अपना कहने के लिए है ही कौन। रोहित होता तो शायद बच्चों को अच्छी तरह से संभाल लेता। जिस तरह से रोहित ने आर्यन को परवरिश दी है, उसी तरह से रिया की और अलेक्जेंडर की भी परवरिश करता है। मगर ये लड़की इतनी ज्यादा आलसी है कि बच्चों की परवरिश करना इसके बस का नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये बहुत अच्छी डॉक्टर है, मगर डॉक्टर होने का ये मतलब तो नहीं कि बच्चों की परवरिश करने में भी उसने कोई डिग्री हासिल कर ली है। अब हमें ही उसका साथ देना होगा बच्चों की परवरिश करने में। जैसे ही दादी माँ को कार में बैठाने के बाद लीला भी कार में बैठी। दादी माँ की नजर पार्किंग लॉट में अभी अभी आई कार से उतर रही लड़की पर पड़ी। दादी माँ ने लीला से कहा, अरे वो लड़की, क्या नाम है उसका? हाँ, राजलक्ष्मी। ये अनिका के साथ काम करती है ना? जरा इसे बुलाओ मेरे पास। Dear listener, now playing the next audio series. Head there.
दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में, जहाँ एक तरफ अनिका के घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका अपने कमरे में बैठी खुद को समझा रही थी। तू ओवरथिंक कर रही है अनिका। राहुल तुझसे अब भी उतना ही प्यार करता है। अनिका की शादी उसके बचपन के दोस्त राहुल से होने जा रही है, पर जब से राहुल MBA करके कनाडा से लौटा है, वो एक बार भी अनिका से नहीं मिला। शायद शादी से पहले मिल ले, यही सोचकर अनिका मैसेज टाइप करती है। क्या सोच रही हो अनिका? यही ना कि जो राहुल कल तक तेरे दिल की लगी था, वो आज कहीं तेरे साथ दिल लगी तो नहीं कर रहा? कनाडा से आने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी चॉइस ही नहीं रही? अनिका अपने ख्यालों से लड़ ही रही थी कि तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। तेरा राहुल मेरी आगोश में है, मेरे साथ एक ही बिस्तर, तुम्हारी सौतन। मैसेज पढ़ते ही अनिका के होश उड़ गए और वो नंगे पांव दौड़ती हुई राहुल के घर के लिए निकल गई। अनिका, सब ठीक तो है ना? तू होने वाली दुल्हन है, कहाँ जा रही है? बिना अपनी माँ की सुने अनिका तेजी से कार चलाते हुए निकल गई। राहुल के घर पहुँचते ही अनिका ने राहुल की कार देखी। अगर मैसेज सच है तो राहुल यहाँ क्यों होगा? किसी होटल में होगा। घर पर सब फंक्शन में बिजी है और कार तो राहुल किसी को हाथ ही नहीं लगाने देगा। मतलब वो यही है। अनिका खुद को समझा ही रही थी कि तभी राहुल की माँ की आवाज उसके कानों में पड़ी। राहुल अपने कमरे में है बेटा। अनिका 2 घंटे पहले आई थी, तब से दोनों वुड बी हस्बैंड वाइफ कमरे में ही है। अब मैं बोलूंगी कि शादी से पहले इन दोनों को नहीं मिलना चाहिए, तो तुम लोग कहोगे कि मैं आउटडेटेड हूँ। ये सुनकर अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल पिछले 2-3 घंटे से अपने कमरे में अपनी होने वाली बीवी अनिका के साथ है, यानी कि मेरे साथ। How is it possible? आखिर कौन था कमरे में राहुल के साथ? किसने किया था अनिका को मैसेज? कौन थी अनिका की सौतन? क्या सच में राहुल दे रहा था धोखा, या फिर थी ये किसी की चाल? क्या होगा राहुल अनिका के बचपन के प्यार का अंजाम? क्या सच तक पहुंच पाएगी अनिका, और कैसे? ये सब अभी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए 2 दिलों की उलझी कहानी, बैंड बाजा ब्रेकर, ओनली ऑन पॉपुलर FM। ग्रेटर कैलाश की लाविश कोठी यानी कि अनिका का घर किसी दुल्हन की तरह सजा था। आखिर सजे भी क्यों ना, 2 दिन बाद महेंद्र कपूर की इकलौती बेटी अनिका की जो शादी थी, लेकिन शादी के घर की भीड़ भाड़ और रौनक में दुल्हन अनिका अपने कमरे में कैद थी, और वो भी तब जब उसकी शादी उसके बचपन के दोस्त राहुल से हो रही थी। वो राहुल जो अनिका के बचपन का दोस्त था और 6 महीने पहले ही अपना MBA पूरा करके कनाडा से वापस आया था, मगर शादी के शहनाई के बीच अनिका की सिस्टम को सुन नहीं पा रहा था। अपने कमरे में बैठी अनिका ने अपने आप को समझाते हुए कहा, तू ओवरथिंक कर रही है अनिका, राहुल तुझसे अब भी उतना ही प्यार करता है। अनिका रोज की तरह आज भी अपने फोन से राहुल को मैसेज लिख रही थी, मगर आज उसके हाथ कांप रहे थे। फिर भी उसने मैसेज टाइप किया, क्या हम अब भी मिल सकते हैं? अनिका ने ये मैसेज इस उम्मीद के साथ लिखा था कि शायद आज उसका राहुल शादी से पहले एक मुलाकात के लिए तैयार हो जाए। वो मुलाकात जिसको राहुल कनाडा से आने के बाद कई बार टाल चुका था। मैसेज टाइप करने के बाद अनिका ने एक बार मैसेज को पढ़ा और फिर उसे डिलीट करके फ़ोन को बेड पर फेंक दिया कि तभी उसके अंतरात्मा की आवाज़ उसके जहन में गूंज उठी। क्या सोच रही हो अनिका? यही ना कि जिंदगी हमसे पूछ कर कोई नहीं खेलती। जो राहुल तेरे दिल की लगी थी, वो आज कहीं तेरे साथ दिल तो नहीं कर रहा। कनाडा से आने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उसकी चॉइस ही नहीं रही। वो अपने इन विचारों के साथ जूझ ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। उसने भागकर इस उम्मीद के साथ फ़ोन उठाया कि वो मैसेज राहुल का ही होगा, मगर जब उसने वो मैसेज पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वो मैसेज एक अननोन नंबर से आया था और उसमें लिखा था, तेरा राहुल मेरे आगोश में है, मेरे साथ एक ही बिस्तर है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं कौन हूं, तो मैं हूँ तुम्हारी सौतन। इस मैसेज को पढ़कर अनिका के होश उड़ गए। वो बिना कुछ सोचे नंगे पांव अपने कमरे से बाहर की तरफ भागी। वो भागते हुए घर के आंगन की तरफ गई, जहाँ पर उसकी माँ मिसेस कपूर शादी की तैयारी में बिजी थी। कभी फूल माला वाले को कुछ बताती तो कभी ढोल वाले को, कि तभी अनिका बेसुध भागते हुए मिसेस कपूर से टकरा गई। अनिका को ऐसा घबराया हुआ देख उसकी माँ ने उससे पूछा, अरे बेटा सब ठीक तो है? लेकिन अनिका को सुध कहा। वो भागते हुए घर से बाहर चली गई और मिसेस कपूर पीछे से आवाज देती रह गई, अरे अनिका बाहर कहाँ जा रही हो? तुम होने वाली दुल्हन हो बेटा, ऐसे बाहर नहीं जा सकती। लो
कर लो बात, आजकल के बच्चे तूफानी हैं, सच्ची। तभी फूल सजाने वाले ने मिसेस कपूर को आवाज दी और वो अनिका के पुस्तकालय जाने को नजरअंदाज करके फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई। अनिका जल्दी जल्दी घर से बाहर निकली और अपनी कार में बैठ गई। अगले ही पल अनिका की लग्जरी कार फुल स्पीड में साउथ दिल्ली की सड़क पर हवा से बात कर रही थी। अनिका अपनी गाड़ी चला ही रही थी कि तभी कार के एफएम रेडियो पर एक गाना बजा। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। अचानक से इस गाने को सुनते ही अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने गुस्से में म्यूजिक सिस्टम को बंद कर दिया। ये वही गाना था जो कनाडा जाने से पहले राहुल अनिका के लिए गाते नहीं थकता था। गुस्से और बेसब्री में अनिका का पैर एक्सीलरेटर पर पड़ा और उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर सड़क पर भागने लगी। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही राहुल के घर पहुंचती है तो उसने देखा कि वहाँ भी राहुल और अनिका की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। घर का हर इंसान उस फंक्शन में बिजी था। ये देखकर अनिका ने खुद से कहा, राहुल यहाँ कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया मुझे? अगर मैसेज में उस लड़की का कहना सच है तो वो किसी होटल में होंगे या घर में इतनी भीड़ के बीच राहुल अपने बिस्तर में किसी अनजान लड़की के साथ कैसे हो सकता है? इतना सोचकर अनिका जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो एक्साइटेड होते हुए बोली, इसका मतलब राहुल घर पर है, वो भी बिना उस लड़की के, क्योंकि कोई भी लड़की इतनी गहमा गहमी में राहुल की हम बिस्तर कैसे हो सकती है? दरअसल अनिका की नज़र राहुल की कार पर पड़ी थी। वो कार राहुल किसी और को छूने भी नहीं देता। उस कार की प्रेजेंस अब अनिका की बिखरी दुनिया को समेटने लगा था कि तभी अनिका के कानों में राहुल की कजिन की आवाज़ पड़ी, चाची राहुल भैया कहाँ हैं? और तब राहुल की माँ ने जवाब देते हुए कहा, राहुल अपने कमरे में है बेटा, अनिका 2 घंटे पहले आई थी, तब से दोनों वुड बी हस्बैंड वाइफ कमरे में ही है। अब मैं बोलूंगी कि शादी से पहले इन दोनों को नहीं मिलना चाहिए तो तुम लोग कहोगे कि मैं आउटडेटेड हूँ। ये सुनकर अनिका चौंक गई। अनिका के साथ है, यानी कि How is it possible? इतना सोचते ही अनिका छुपते छुपाते राहुल के कमरे की तरफ भागी। वो कमरा राहुल की कोठी की छत पर एक पेंट हाउस की तरह था। अनिका जैसे ऊपर पहुंची तो उसके दिल की सांसें तेज हो गई। सिर्फ ये सोचकर कि वो राहुल से मिलने यहाँ उसके घर पर आ तो गई, पर उससे मतलब बोलेगी क्या? राहुल के कमरे में खुद वो कैसे हो सकती है? क्या वाकई में राहुल उसे धोखा दे रहा है? जैसे ही अनिका राहुल के कमरे के बाहर पहुंची कि तभी किसी की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो पाती है कि कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। दरवाज़ा खुला देखकर अनिका दरवाजे से झांककर अंदर देखने पर पाती है कि बेड पर राहुल किसी लड़की से लिपटा हुआ था। ये देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। इसके पहले कि वो खुद को संभालती तब भी जबरदस्ती उस लड़की ने राहुल को अपने ऊपर खींच लिया और उसे किस करने लगा। राहुल भी उस लड़की को किस करने लगा। उन दोनों की तेज सांसों की आवाज़ अनिका को साफ सुनाई दे रही थी। ज्यों-ज्यों राहुल उस लड़की के करीब आ रहा था, राहुल का प्यार अनिका से दूर होता जा रहा था। तभी अनिका के कानों में राहुल की आवाज़ गई। राहुल ने आंखें भरते हुए उस लड़की से कहा, हाँ, तुम अनिका से बहुत बेहतर हो। वो तो हाथ भी नहीं लगाने देती और तुम उस लत की तरह हो जो कि छूटती ही नहीं। तभी उस लड़की ने कहा, सही आदत है तुम कनाडा वालों की, शादी अनिका से और फर्स्ट नाइट मेरे साथ। उस लड़की की आवाज़ सुनते ही अनिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांपते हुए खुद से बोली, ये आवाज़, इस लड़की की आवाज़ तो बहुत जानी पहचानी सी है, शायद मैं इस लड़की को जानती हूँ। ये कहते ही अनिका ने झट से दरवाजे के फाँक को थोड़ा और बड़ा किया। वो उस लड़की को पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि कमरे में रोशनी सिर्फ नाम मात्र की थी। अनिका को उस लड़की की कद काठी जानी पहचानी से लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, जानी पहचानी से क्यों लग रही है? मैं शायद इस लड़की को जानती हूँ। तभी उस अनजान लड़की की आंखें दरवाजे के फाँक
से झांक रही अनिका की आंखों से टकरा गई। अनिका अब सिर्फ उस लड़की की आंखें ही देख पा रही थी, उसका चेहरा नहीं। उस अनजान लड़की ने अनिका को घूरते हुए राहुल को और कस के खींच लिया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। राहुल को किसी और के इतनी करीब देखकर अनिका को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और तभी अनिका वहीं बेजान सी बैठकर रोने लगी। वो समझ चुकी थी कि अब राहुल का सामना करने का कोई फायदा नहीं। उसका भरोसा, उसकी शादी, उसका प्यार सब खत्म हो चुका था। उसी वक्त उस कमरे का दरवाजा हवा से बंद हो गया। उस कमरे का दरवाजा बंद तो हो गया था, पर उनकी आवाजें अनिका को बाहर तक सुनाई दे रही थी। अनिका पूरी तरह से बिखर चुकी थी और वहीं बैठे बैठे बेसुध सी हो गई। कुछ देर बाद राहुल जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो वहाँ अनिका को देखकर हैरान रह गया। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करते हुए हैरानी भरी आवाज में कहा, अनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए था ना? इस पर अनिका ने कहा, और बेटा। उस लड़की को राहुल, वो लड़की जो इस वक्त तुम्हारे बेड पर है, उसे इस वक्त कहाँ होना चाहिए था? तुम्हारे बेडरूम में। इतना कहते ही अनिका फिर से टूटने लगी। आखिर वो राहुल से सच्चा प्यार करती थी। इस बार अनिका रोकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, राहुल, पता नहीं क्यों अभी कुछ दिन पहले जो मेरी आंखों ने देखा, मुझे उस पर यकीन ही नहीं हुआ। तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना? हाँ, ऐसा ही हुआ है ना? प्लीज प्लीज कह दो ऐसा ही हुआ है राहुल। अनिका के सवाल पर राहुल ने पहले तो इधर उधर देखा और फिर हिम्मत जुटाकर बोला, अनिका, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे शादी भी नहीं कर पाऊंगा। स्पेशली तुमने मुझे और मायरा, मेरा मतलब इस लड़की को देख लिया है। लेट्स कॉल ऑफ दिस मैरिज। अब बात खुली गई है तो मुझ में हिम्मत आ गई है। मैं तुमसे तब प्यार करता था जब कनाडा नहीं गया था, पर कनाडा जाकर मुझे पता लगा कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। राहुल की बात सुनकर अनिका सहम गई और बोली, टाइप से क्या मतलब है? मेरा जीत गए, कपड़े का फैब्रिक नहीं है कि तुम्हारा फैशन बदल गया और तुमने पहनना छोड़ दिया। अनिका ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि राहुल वहाँ से चला गया। अनिका को लगा जैसे उसके प्यार के साथ साथ उसके स्वाभिमान पर भी राहुल ने जोरदार तमाचा मारा हो। अनिका अब समझ चुकी थी कि उसके ख्वाबों का मंडप और सपनों का शामियाना उजड़ चुका था। वो अब एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी। इसलिए वो घर लौटने लगी। टूटे हौसले के साथ अनिका अपनी कार ड्राइव करते हुए घर के पास पहुंची ही थी कि घर के बाहर उसने अपनी माँ को किसी के साथ देखा और चौंक कर जोर से ब्रेक दबा दी। एक लंबे ट्रैफिक को पार कर अनिका अपने घर पहुंची ही थी कि उसकी नजर वहां खड़ी एम्बुलेंस पर पड़ी। उसे लगा कि जैसे उसकी माँ उस एम्बुलेंस में बैठी हुई है। अनिका की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, इसलिए उसे डरना सा दिख रहा था। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। सच में उसकी माँ एम्बुलेंस में बैठी थी। एम्बुलेंस का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था और उसके पापा मिस्टर महेंद्र एम्बुलेंस के अंदर लेटे हुए थे। अनिका तेजी से अपनी कार से नीचे उतरी और उस तरफ भागी। फोन भी किसी से हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल में किसी तरह की तैयारियां करने के इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। जब अनिका ने देखा कि उसकी माँ रोई जा रही है तो उसने घबराकर पूछा, माँ, क्या हुआ पापा को? अनिका की माँ ने जब उसे देखा तो तुरंत उसे गले लगा हमारी लिया टीम में और ये जोर से इनकी टीम है। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अनिका ने दोबारा पूछा, माँ, क्या हुआ है पापा को? इससे पहले कि मिसेस कपूर कुछ बोल पाती, अनिका के चाचा मिस्टर विशाल और बाकी परिवार के लोग वहां आ गए। चाचा तेजी से एम्बुलेंस में बैठ गए और बाकी लोगों को कार से आने को कहा। घबराई हुई अनिका भी उनके साथ बैठ गई। एम्बुलेंस में बैठते ही उसके चाचा ने अनिका को बताया कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है। वो आगे कुछ बोल पाते वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे और वहां पहुंचते ही बिना वक्त गवाए वो लोग मिस्टर महेंद्र को हॉस्पिटल स्टाफ ने कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की और ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अनिका, मिसेस कपूर और भाई मुझे मार दिया। इनके पॉइंट है हमारे साथ है कि तभी डॉक्टर चिंता की लकीरें लिए बाहर आए। डॉक्टर के वहां आते ही अनिका ने हड़बड़ाहट में उनके पास पहले लगा ये है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे पापा को? वो खतरे से बाहर है ना? अनिका की बात का सीधा साधा जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा,
लेकिन मिस्टर महेंद्र की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। हम उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वो देखो लेकिन फिर भी अगले 48 घंटों तक हम आपको कोई छोटी उम्मीद नहीं दे सकते। ये उनका मरा। हार्ट अटैक काफी सीवियर था और ऐसे में पेशेंट की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। और कौन है? इतना सुनते ही अनिका की माँ वहाँ पड़ी एक बेंच पर बेजान से बैठ ओहो गई। इसको भी मार। अनिका ने अपनी माँ को संभालते हुए कहा, पूरा भाई क्या हुआ था अरे पापा को? ये आज तक उन्हें कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ, फिर अचानक से इतना बड़ा हार्ट अटैक कैसे? वो तो कभी हार मानने तो वाले, ये हमारी कभी किसी की देखो बात को क्या दिल पर हुआ। लेने वाले इंसान है ही नहीं। फिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे वो संभाल नहीं पाए? अनिका के सवालों का जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, अनिका, हम लोग सब कुछ हार चुके हैं, सब कुछ। अपनी माँ की बात सुन अनिका ने एक पीछे बार तो फिर परेशान देखो। होते हुए पूछा, ए, क्या हुआ है माँ? कहाँ? आप मुझे साफ साफ ये बता देती नहीं। अनिका की माँ ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अबे भाई मैंने गोली पति की शादी के मंडप को अपने हाथों से सजा रहे थे। इतना खुश मैंने उन्हें पहले एक भी नहीं देखा था जब तू पैदा हुई थी। लेकिन तभी राहुल का फोन आया। उसने तेरे पापा से कहा कि अब वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता और इतना बोल उसने शादी तोड़ दी। राहुल ने सिर्फ ये शादी नहीं तोड़ी, उसने हमारा सम्मान, हमारा रुतबा, हमारा घर सब तोड़ दिया है। और इतना ही नहीं, तेरी शादी का खर्चा उठाने के लिए तेरे पापा ने हमारी कंपनी को गिरवी रख दिया था। वो कंपनी गाइस जैसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अनिका अरे भाई, टेक्सटाइल्स अब अरे हमारे भाई। पास नहीं रही है। अरे भाई ये अपनी पीछे माँ तो से अभी अभी कही बातें सुन अनिका का शरीर ठंडा पड़ गया और उसने कहा, सुबह को तुम को शादी के लिए पापा ने कंपनी क्यों गिरवी रख दी माँ? अबे तब इससे मिसेस पैर कपूर ने रोते हुए कहा, अबे तू भी था मुझे भी नहीं पता बेटा कि तेरे पापा ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। अनिका के पापा मिस्टर महेंद्र कपूर एक जाने पहचाने बिजनेसमैन थे। और देखिए उस शहर में शायद ही कोई ऐसा था जो अनिका टेक्सटाइल्स लिमिटेड को नहीं जानता था। अबे नहीं अनिका को ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से सब बर्बाद हो चुका था। वो चुपचाप बिना कुछ बोले अपनी माँ के बगल में बैठ गई। माँ बेटी दोनों किसी मिट्टी के पुतलों की तरह बैठी हुई थी। एक साथ दो इतने बड़े झटके अनिका संभाल नहीं पा रही थी। तभी अनिका के चाचा मिस्टर विशाल वहाँ आए और कहा, भाभी मुझे लगता है आपने अरे जरूर भाई, कोई पाप किया मार होगा। दिया। तभी एक के बाद एक मुसीबतें हमारे सामने आ रही हैं। तब अनिका ने अपने चाचा से पूछा, क्या हुआ अंकल? अब आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अनिका के चाचा ने जवाब देते हुए कहा, भाई साहब ने जिस आदमी के पास अपनी कंपनी को गिरवी रखा था उसे भाई साहब की हालत के बारे में पता चल गया है और वो इसका गलत फायदा उठाकर कल ही हमारी कंपनी के सारे शेयर बेचने वाला है। अगर एक बार कंपनी के सारे शेयर किसी और के हाथों में चले गए तो फिर कंपनी को बचाना बहुत मुश्किल होगा। ये सुन अनिका अपनी जगह पर अरे भाई बैठ गई। वो समझ ही नहीं हमारे पाई कि 40 अचानक उसकी जिंदगी में ये भूचाल कैसे आ गया। अपनी शादी के सपने से रही थी। उसके लिए एक नई दुनिया शुरू होने वाली थी और आज की रात वो अस्पताल में बैठी हुई थी। जिंदगी आपको कब किस मोड़ पर ले आती है कुछ पता नहीं। अनिका जब पैदा हुई थी सब कहते थे कि वो बहुत भाग्यशाली है। उसके पैदा होते ही उसके पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा था। लेकिन आज अनिका को लग रहा था कि क्या इसे कहते हैं भाग्य। डॉक्टरों का आना जाना देखते हुए रात कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। सुबह अनिका शीशे से अंदर लेटे अरे भाई मुझे तब वो अचानक और कहीं जाने लगी। उसे इस तरह जाते देख उसकी माँ ने पूछा, कहाँ जा रही है तू? अनिका ने अपना मुंह सीधा करते हुए अपनी माँ को जवाब दिया, वही जहाँ आज पापा को होना चाहिए था, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में। कुछ ही देर में अनिका अपनी कंपनी के बाहर खड़ी थी। बाहर बड़े से बोर्ड पर अनिका टेक्सटाइल्स लिमिटेड देखकर अनिका के पैर एकदम से ठिठक गए। फिर वो आंसू पहुंचकर तेज कदमों से अंदर चली। अनिका ने रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हुए पूछा, मैडम शेयर होल्डर्स की मीटिंग कहाँ पर है? उस रिसेप्शनिस्ट भाई, ने ये तुरंत वो अनिका को सामने- देखते हुए पूछा, जी आप कौन? अनिका ने गुस्से भरी नजरों से उस रिसेप्शनिस्ट को देखा और कहा, मैं अनिका कपूर, इस कंपनी के मालिक भाई, मिस्टर एक महेंद्र आगे- कपूर की इकलौती बेटी। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत खड़े होते हुए कहा, मैडम क्यों शेयर मारे? की मीटिंग तो कब की खत्म हो चुकी है और ओए, कंपनी के एक तो शेयर्स इधर ही आ तो गया। बिक चुके हैं। यार तब अनिका ने पूछा, जिसने शेयर खरीदे हैं मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। अनिका के इतना पूछते ही रिसेप्शनिस्ट ने इशारा करते हुए कहा, अरे भाई जो पीछे से काला कोट अटैक पहनकर खड़े हैं उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। वो
आदमी अनिका की तरफ पीट कर थोड़ी दूर पर किसी से बात कर रहा था। अनिका ने उसे देख मन ही मन सोचा, उसके हाथ पैर जोड़कर किसी भी तरह थोड़ा टाइम मांगकर शेयर वापस लेने की कोशिश करती हूँ। अनिका वहाँ जाकर धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। अनिका के इतना बोलते ही वो आदमी पलटा और उसका चेहरा देख अनिका दंग रह गई। उस आदमी का चेहरा देख अनिका ने कहा, राहुल, तुमने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, लेकिन क्यों? मुझे तो तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरे परिवार को तो बख्श दो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सब मत करो। जब अनिका ये सब बोले जा रही थी तब राहुल खिड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अनिका ने जब वहाँ ओह, देखा guys, जहाँ ये राहुल जीत देख गया। रहा था तो उसे 80 खिड़की की पे। ब्लाइंड से वही लड़की की आंखें दिखी जो राहुल के बिस्तर पर थी। ऐसे अनिका पॉइंट ने अपने चलता है, दिमाग उस पर टाइम तो कुछ हम लोग सोचा, जीते ही मगर थे उसे ना। याद ही नहीं आ तो रहा था ऐसे- कि उस लड़की को उसने कहाँ देखा था। तभी अचानक उस लड़की ने खिड़की का ब्लाइंड बंद कर दिया और जैसे ही अनिका राहुल की तरफ मुड़ी तो राहुल वहाँ से जा चुका था। वो भागकर बाहर गेट के पास गई, लेकिन राहुल और वो लड़की वहाँ से जा चुके थे। उस वक्त किसी चपरासी ने आकर कहा, अनिका मैडम, आपको मंदिता मैडम ने बुलाया है। मंदिता और अनिका कॉलेज की दोस्त थी और मंदिता अनिका के पापा की कंपनी में लीगल एडवाइजर भी थी। मंदिता ने अनिका को अपने केबिन में बिठाया और बोली, अनिका, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। वैसे मैं ये नहीं जानती कि वो कारगर होगा भी या नहीं, पर अभी जैसे हालात में तुम्हारे पास एक यही रास्ता है। मंदिता के इतना कहते ही अनिका उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए बोली, जो भी रास्ता हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न हो, मैं सब कुछ करूंगी। बस मुझे अपनी कंपनी किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। तुम बस मुझे बताओ मुझे करना क्या है। मैं एक बिजनेस टाइकून जानती हूँ जिसने कई किसने बड़ी मारा? कंपनियों को बचाया है। उसका नाम रेयांश सिंघानिया है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर। कई नामी मॉडल्स उस पर मिलती हैं। वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस माइंडेड पर्सन भी है। प्राइवेट इंडस्ट्री में इतनी कम उम्र में सबसे बड़ी पकड़ बनाने वाला वफादार इंसान है। कई बिजनेस अबे भाई, एक दिन आते रहते बार में हैं। भी उसकी नहीं खास बात यह है कि उसके हाथ में जो भी कंपनी आती है वो हमेशा प्रॉफिट से ज़्यादा रहती है। मंदिता की बातें सुन अनिका को लगा उसे उम्मीद की किरण मिल गई है, मगर तभी उस उम्मीद पर लगा पानी फेरते हुए मंदिता ने कहा, अनिका, मैं तुम्हें एक बार पहले ही बता देती हूँ, वो आदमी सन की है। वो कहते हैं ना, मूडी पर्सन। हो सकता है वो तुम्हें एक ही बार में मदद के लिए हाँ बोल दे, और ये भी हो सकता है कि वो तुमसे बात ही ना करे। बहुत ही खड़ूस है वो। तब अनिका ने खड़े होते हुए कहा, मुझे रेयांश से मिलना है, अभी के अभी। मंदिता ने कहा, एक बार फिर सोच लो, तुम उस अकड़ू और घमंडी इंसान से मदद अरे मांगना भाई, चाहती हो या नहीं? क्या लगा तुझे हमारे? मेरे पास कोई चॉइस है। तब मंदिता ने बताया कि रेयांश उसे फिर किसी से यार, ब्लू मून फिर नाम के से। 5 स्टार होटल में मिलेगा। अनिका रेयांश से मिलने गई पड़ी। जिसे वो तो उसने कुछ चाहिए नहीं, उसने हाथ में ले उसने मिडास टच की की एक छोटी सी किरण दिख रही थी जिसका नाम रेयांश। अनिका ने रेस्टोरेंट पर जाकर रेयांश से मिलने का और उससे रेयांश से बात करते हुए उस सुई भेजी। ये लगा है क्या? चार में मिलेगा। पूरा भाई मुझे खत्म करना था।
बहुत सही एटीट्यूड। शायद अगर ना सोचा ही नहीं कर इतना एटीट्यूड था रियांश। उसके काम के बाद या नहीं सोच रहा है कि कुछ भी हो वो हार नहीं अनिका अपनी खैर की रियांश ने चुप रहते की तरफ देखकर उसे साइड होने के लिए इशारा किया और आगे तक चल गई। रियांश के सीधे पीछे की तरफ जाने लगा। जरूरत है मंच ने बहुत पूछा तुम्हें से नहीं बता कि खड़ी से एक बार मगर रियांश ने गुस्से में कहा मैंने कहा मुझे नहीं तुमसे जाग नहीं तो नहीं मुझसे लेकिन रियांश ने कहा मैं आइडेंटिटी करने के लिए हम जो अपना नाम बता रही चुपचाप यहाँ से तुम मेरी मदद करोगे तो मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। भाई तो मोनिका के कान पास कर धीरे से तुम्हारी काम कोई नहीं है लेकिन इतनी नहीं है ऐसे तुम मेरी कुछ जो तुम्हारी मदद करो